हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का नाम है दिए जल उठे और इस पाठ के लेखक हैं श्री मधुकर उपाध्याय। दिए जल उठे, इस पाठ का यह शीर्षक क्यों दिया गया है यह हम जब जानेंगे जब हम इस पाठ को पढ़ते हुए इसके अंत तक पहुँचेंगे। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। उसी टैक्स का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था और इस दांडी यात्रा की पूरे देश में बहुत ही जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। उसी का कुछ वर्णन इस पाठ में किया गया है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच के लिए दो भी तैयारियां की जा रही थी। वह सारी तैयारियां, उन सब तैयारियों में क्या क्या किया गया था, गांधी जी ने क्या किया था, अन्य लोगों ने क्या योगदान उसमें दिया था, यह सारा दृश्य देखा था रास के बूढ़े बरगद ने। वो इस बरगद का वृक्ष, जो एक पुराना बरगद का वृक्ष था, वो इसकी गवाही दे रहा था कि कैसे क्या क्या तैयारियां की गई थी। यहाँ पर रास गुजरात के एक स्थान का नाम है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल रास पहुंचे, उन्हें वहां पर कोई भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर, लोगों के बार बार कहने पर उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, सत्य के लिए किया जाने वाला हट। तो वल्लभ भाई ने कहा कि क्या आप सत्य के लिए लड़ना चाहते हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा यानी कि भाषण देने की मना कर दी, उस पर रोक लगा दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो वहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर थे शिलीडी, उनके आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। और ऐसा लग रहा था कि उस कलेक्टर ने यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल से अपना बदला निकाला है, क्योंकि कुछ समय पहले उसको अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल ने भगा दिया था। और अब जब रास नामक स्थान पर वल्लभ भाई पटेल लोगों को भाषण दे रहे थे तो स्थानीय कलेक्टर ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। रास से वल्लभ भाई पटेल को कहाँ लाया गया? बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। यानी कि वल्लभ भाई पटेल का प्रभुत्व इतना अधिक था, उनका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली था कि समझ नहीं पा रहा था जज कि उनको कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। मात्र 8 लाइन का फैसला लिखने में जज को 1.5 घंटे का समय लगा, जबकि 1.5 घंटे में तो न जाने कितनी पंक्तियां हम लिख सकते हैं। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। अब उनको कहाँ ले जाया जा रहा था? अहमदाबाद में साबरमती जेल। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। अब महात्मा गांधी को भी साबरमती आश्रम में पता लग गया था कि वल्लभ भाई पटेल को साबरमती जेल में लाया जा रहा है। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। गांधी बहुत नाराज थे उनकी गिरफ्तारी से। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, कि हम जो दांडी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं उसकी तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। मोटर गाड़ी से वल्लभ भाई पटेल को साबरमती की जेल में लाया जा रहा था। जो बहुत सारा जन समुदाय था वो हिसाब लगा रहा था कि वो बोरसद की अदालत से कितनी देर में साबरमती जेल पहुंचेंगे। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। जो साबरमती आश्रम था उसके सामने से ही साबरमती जेल का रास्ता होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। जब लोगों ने अनुमान लगाया कि अब वो यहाँ के सामने से निकलने वाले हैं, साबरमती आश्रम से उनकी गाड़ी निकलने वाली है, तो लोग बाहर आ गए।
पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। गांधी जी के साथ साथ आश्रम के बाकी लोग भी आ गए देखने के लिए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लोग बागों ने अनुमान लगाया कि वल्लभ भाई पटेल को जो अंग्रेज सरकार के लोग गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी आश्रम के सामने नहीं रुकेगी, परंतु गाड़ी वहां पर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, यानी कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल वहीं मिले, एक छोटी सी मुलाकात हुई उनकी। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। उन्होंने संकेत दिया कि मेरी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, हो सकता है अब आप लोगों की बारी हो। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी कि एक कार्य के बाद उस कार्य के जो परिणाम होते हैं, जो प्रतिक्रिया दिखाई जाती है, उसको कहते हैं प्रतिक्रिया होना। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। बहुत ही निंदा की गई थी कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध किया गया था, इसकी निंदा की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, परंतु यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, प्रस्तुत करना, उस सिद्धांत का हनन है यह जो इनको गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है, नज़ीर का अर्थ एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे, यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी के राष्ट्र पहुंचने के समय वह कानून लागू था। जब गांधी जी राष्ट्र पहुंचे तब भी वही कानून लागू था कि बिना कोई मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। यदि जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया, यदि इसी तरह से गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो गांधी जी के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा? अब्बास तैयब जी संभालेंगे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। जब महात्मा गांधी रास पहुंचे तो वहां उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। वहां पर जो लोग स्वागत करने में सबसे आगे थे उनमें दरबार समुदाय के लोग थे। दरबार एक ऐसा समुदाय थे, दरबार वो लोग कहलाते थे जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी जागीरें थी। एक तरह से वो अपने क्षेत्र के छोटे मोटे राजा कहलाते थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। उनमें से दो विशेष नाम है, गोपाल दास और रविशंकर वहां पर उपस्थित थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवण में है। ये जो दरबार थे, दरबारी लोग थे, इनमें से कुछ लोग थे जो अपना राजपाट को छोड़ चुके थे और अब रास में रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु इनकी जो बस्ती थी वह बताई गई है कनकापुर और उससे सटे गांव देवण में। दरबार लोग रियासतदार होते थे। रियासतदार मतलब इनकी अपनी छोटी रियासत होती थी, अपने अपने क्षेत्र के ये मालिक होते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, इनके पास सब कुछ था, एक तरह से राजाओं के जैसे इनका यहाँ पर आराम था, ऐशो आराम था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे, परंतु ये जो दरबार लोग थे यह अपनी वो साहबी छोड़कर रास में आकर बस गए थे और सामान्य जीवन जी रहे थे। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। उनके उसी कर्म को देखकर गांधी जी ने लोगों के सामने कहा कि इन दरबारियों से आप क्या सीखें? त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना
कठिन है। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि अभी इस समय उन तक पहुंचना कठिन है, उनसे मिलना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बताया कि तुम्हें यहाँ आने के लिए पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा, इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। आम लोगों के बीच प्रतिक्रिया हो रही थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल को बिना किसी जुर्म के, बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी यानी जो पहले से चले आ रहे हैं, जो पूर्वजों से चले आ रहे हैं, ऐसे पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना इस्तीफा दे चुके थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले, मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। रास एक छोटी सी जगह थी और वहाँ पर केवल 3000 लोगों की आबादी थी, परंतु वहाँ पर जो जन समुदाय इकट्ठा हुआ था गांधी जी के साथ, उसकी लगभग संख्या थी 20,000। वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मक्खी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे किसी गंदगी के ऊपर मक्खियाँ चिपक जाती है, उससे हटती नहीं है। इसी तरह से अभी भी अंग्रेज सरकार ने जो नौकरियां दे रखी है उनसे कुछ लोग चिपके हुए हैं, वो गंदगी पर मक्खी की तरह हैं जो अंग्रेजों के कानून का समर्थन कर रहे हैं और लोगों को शोषण कर रहे हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर, अपने थोड़े से स्वार्थों को भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, अंग्रेजों की उस नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है?